हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। तो मेरे साथियों, जैसा कि हमने संस्कृत सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं और कल हमने बात की थी कि जो संस्कृत शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत शब्द कहाँ से आया, उसमें क्या-क्या जुड़ा हुआ है, उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ। इसके साथ ही साथ हमने माहेश्वर सूत्र पर भी चर्चा की कि माहेश्वर सूत्र का जन्म कैसे हुआ, कैसे माहेश्वर सूत्र बने और माहेश्वर सूत्र के जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं वो किसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि कल कहा था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकाम नौपंच वारम उर्दूर्त कामा सनकादि सिद्धान एतर दिमर्शे शिवसूत्र जालम। ठीक है ना। तो इस पर हम कल बात कर चुके हैं कि जब नृत्य का अवसान था, नृत्य का समापन था, तो भगवान शिव ने डमरू को 9 पंच बार बजाया। 9 पंच समझते ना, 9 5 14, 14 बार बजाया। और वो जो बजाया था तो उनका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य था उर्दूर्त कामा, यानी उद्धार करना, उद्धार की कामना थी सनत कुमार सनंदन की। तो पूर्ण एतर दिमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, इसी कारण शिव सूत्र जाल की रचना हुई है। तो इस पर कल हमने बात की थी, उसके आगे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात किए थे कल, ध्यान दीजिएगा, तो कल हमने बात की थी जो प्रारंभिक 4 सूत्र थे, सभी साथी हमारे ध्यान दीजिएगा। जो प्रारंभ के 4 सूत्र थे, प्रारंभ के 4 सूत्र थे, वो किसके विषय में बताते थे? अच के बारे में बताते थे और अच को ही स्वर कहा गया था। कल इस पर हम चर्चा कर चुके थे। ये हमारे सूत्र कौन कौन से? सबसे पहले आई उड़, पहला सूत्र। दूसरा री लक, तीसरा ए ओंग, और हमारा चौथा सूत्र जो था वो ऐ औच था। ठीक है ना। इन पर हम बात कर चुके थे, इसीलिए मैंने बताया था, इसीलिए आ से लेकर चा तक जो हमारे स्वर हैं वो आ से लेकर चा तक आते हैं, इसीलिए अच को ही स्वर बोला जाता है। इस पर चर्चा हम कल कर चुके थे। कल हमने इसके विषय में आपको बताया था और उसके आगे बात आज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या बात करेंगे। आज करेंगे व्यंजन की, व्यंजन के कितने सूत्र हैं, कौन सा सूत्र जो है वो किसके बारे में बताता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर पाणिनि के 14 जो माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र में मैंने आपको जो बताया है वो कितने सूत्र के विषय में बताया है? 4 सूत्र के बारे में बताया है। ठीक है, किसके बारे में बताया है? 4 सूत्र के बारे में बताया है। यानी पहला आयुड़ के विषय में बता चुके हैं, दूसरा रीलक के विषय में बताया है, एओंग के विषय में बताया है, अयोज के बारे में बताया है। अब स्टार्ट होगी 5वें सूत्र से। स्टार्टिंग कहां से? 5वें सूत्र से। अब देखिएगा 5वां सूत्र क्या कहता है? हा य व रट। 5वां सूत्र क्या कहता है? हा य व रट। ठीक है ना। और चौथा कहता है लड़। ठीक है ना। चौथा कहता है, सॉरी, छठा कहता है लड़। फिर य मंगड़ नम, झ भंग, घड़ धस, जब गड़ दस, ख फ छ ठ थ चट त, क प य, स ख सर और हल। यानी जो हमारे व्यंजन शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? हा से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? ला तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? व्यंजन जो है, व्यंजन व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं मेरे साथियों? तो हा से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? ला तक जाते हैं। इसीलिए व्यंजन को हल कहते हैं, इसीलिए व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है। अब अगर जो शुरुआत के 4 सूत्र रहे हैं, शुरुआत के जो 4 सूत्र हैं वो आपके अच के हैं, यानी हमारे स्वर के हैं। जो शेष बाद के, यानी 4 को अगर हम छोड़ दें तो नीचे वाले जो शेष हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं शेष 10 सूत्र। शेष जो 10 सूत्र बाद के हैं वो किसके बारे में बताते हैं? तो वह मेरे साथियों व्यंजन के बारे में बताते हैं। तो व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिएगा।
व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो व्यंजन को संस्कृत में बोला जाता है हल। क्या बोला जाता है? हल बोला जाता है। चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक एक छोटी छोटी पॉइंट पे बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि जो व्यंजन है, व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है ना? जो व्यंजन है वो वाद के 10 सूत्र में, जो वाद के 10 सूत्र हैं वो किसके बारे में बताते हैं? व्यंजन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। व्यंजन को क्या बोलते हैं? कहते हैं अनवग भवति व्यंजनम। क्या कहते हैं? अनवग भवति व्यंजनम। व्यंजनम यानी जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, दूसरा यहाँ पर याद रखिएगा कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है ना? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, याद रखिएगा। तो व्यंजन को हल कहते हैं, पहली बात। दूसरा, बाद के जो 10 सूत्र होते हैं वो व्यंजन के बारे में बताते हैं। अनवग भवति व्यंजन यानी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं, यानी जो स्वतंत्र नहीं होते वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वतंत्र नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट ये भी याद रखना, व्यंजन व्यंजन चार्ध मात्रिकम। मात्रिकम यानी जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन पूरे नहीं होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनको स्वर की सहायता से बोलते हैं। और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। ठीक है, ये तो व्यंजन के विषय में हम आपको बता दिए। अब व्यंजन पर हम बात किसकी करेंगे? बात करेंगे 10 सूत्र की। किसकी बात करेंगे? 10 सूत्र की बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो हम जो हमारा चौथा सूत्र तो अच के बारे में बताता, पांचवा सूत्र की बात करेंगे। तो पांचवा सूत्र क्या कहता है? कहता है हा या व र ट। अंतिम में हलंत रहेगा। जो सूत्रों के अंतिम वर्ण होते हैं उनको हम नहीं जोड़ते हैं क्योंकि उनकी इति संज्ञा हो जाती है। सूत्र बनाने की वजह से उनको सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सूत्र हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो अंतिम वर्ण है वो एक तरह से लयबद्ध करता है, बांधने का काम करता है। ठीक है ना? छठा सूत्र क्या है? छठा है लड़। छठा सूत्र को क्या कहते हैं? लड़। तो हम पांचवें और छठे सूत्र की पहले बात करते हैं। तो अगर हम हा को हटा दें, क्योंकि जो हा है वो हा हमें हा से लेकर ला तक व्यंजन के विषय में बताता है, इसीलिए इस हा को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर डाला गया है। तो देखो, या व रा अंतिम वर्ण नहीं जोड़ेंगे, ला अंतिम वर्ण नहीं जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर हमें क्या मिला है? यहाँ पर हमें मिला है अंतहस्त। क्या मिला है? अंतहस्त मिला है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए अंतहस्त को बताने वाले कौन से सूत्र हैं, तो पांचवा और छठा सूत्र अंतहस्त को बताता है। अंतहस्त में कितने वर्ण आते हैं? या, व, रा और ला। या, व, रा और ला। ठीक है, या, व, रा और ला। अब हम सातवें सूत्र की बात करते हैं। सातवां सूत्र क्या कहता है? या, म, ग, ड़, न, म। सभी लोग ध्यान से देखिए, जो सातवां सूत्र है इसमें देखिएगा, ये जो है ये पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है और ये भी पंचम वर्ण है। यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। यानी शुरुआत कहाँ से हुई? वहां से, और गया कहाँ तक? मां तक। यानी जो वम प्रत्याहार है, वम जो है वो क्या बताता है? वो पंचम वर्ण को बताता है।
क्या बताता है? पंचम वर्ण को बताता है। कितने वर्ण हैं? तो 5। 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन बताता है? तो वम प्रत्याहार बताता है। क्या बताता है? वम प्रत्याहार प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण बताता है। अगर अंतःस्थ का पूछा जाए मेरे साथियों, तो अंतःस्थ में कौन वर्ण आते हैं? या, रा, ला और वा, यही तो आते हैं ना, यही वर्ण आते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? या से, और खत्म कहां पर होते हैं? यहाँ पर। यानी अंतःस्थ को कौन सा प्रत्याहार बताता है? यण प्रत्याहार बताता है। इसीलिए अंतःस्थ को यण भी कहते हैं। अंतःस्थ को यण भी कहते हैं। यणो अंतस्था, यानी जो यण है उनको अंतःस्थ कहा जाता है। यण को अंतःस्थ कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, मैं फिर से आपको थोड़ा पीछे ले चल रही हूं। यहाँ पर आप देखिएगा, फटाफट देखिएगा। तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी हाय वरट, ठीक है, इसको हम सीख लिए। ध्यान दीजिएगा, इसको हम सीख लिए क्योंकि ये क्या बताता है? ये यण को बताता है, अंतःस्थ को बताता है। लड़ क्या है? यहाँ पर ला है, यहाँ पर ला है और ये ड़ा है। तो ये भी क्या बताता है? अंतःस्थ को बताता है। इसको भी सीख लिया, तो भी क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए वहां है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वहां है। ये क्या है? वहां है। ठीक है ना? वहां से लेकर और मां तक। कहां से? वहां से लेकर और मां तक। इसमें हमने क्या सीखा कि ये जो है इसको वम कहते हैं। क्या कहते हैं? वम कहते हैं। और ये क्या बताता है? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण बताता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण बताता है। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को पुनः देखिए, क्योंकि मैं छोटी से छोटी बात आपको एक एक बार, दो दो बार बताती हूँ जिससे आप समझ सकें। ठीक है ना? तो यहाँ पर हा को, हा से हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ हल को पूरा करने के लिए हा को यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है ना? फिर या व रा और ला जो है वो हमारे अंतःस्थ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें सूत्र की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम एक फिर से देखते हैं, जो 7 सूत्र की बात कह दी हमने, अब 8वां सूत्र क्या कहता है? 8वां सूत्र कह रहा है झा भांग घ। 9वां सूत्र क्या कहता है? घ ड़ ध स। ठीक है ना? तो जो अंतिम वर्ण है, जो सूत्र के अंतिम वर्ण है, इनकी कौन सी संज्ञा होती है? फटाफट बताइए। सूत्रों के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? तो जो सूत्र होते हैं उनके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है और सूत्र के जो अंतिम वर्ण होते हैं उनको जोड़ा नहीं जाता है। इत संज्ञा हो जाएगी तो वो समाप्त हो जाएंगे, इत संज्ञा होगी तो वह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा, झा भा घ ड़ धा। तो चा छा जा झा, यानी चा का चौथा वर्ण, चा चा, पा फा बा भा, पा का चौथा वर्ण, का खा गा घा, का खा गा घा चौथा वर्ण, टा ठा डा ढा, टा का चौथा वर्ण, ता था दा धा। यानी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आया है। शुरुआत कहां से हुई? झा से। इनके नीचे हलंत लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत कहां से हुई? झा से, और गए कहां तक? सा तक। ठीक है, इसको खा भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम इसको कौन सा प्रत्याहार बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे झस प्रत्याहार। जब आप संधि पढ़ेंगे ना, जब संधि पढ़ेंगे तो ये सब आपको पढ़ने को इसमें, क्योंकि संधि में ये नहीं आता है, संधि में सीधा कहेगा कि यड़ का इक का यड़ हो जाता है। अब जब आपको इक और यड़ नहीं पता होगा कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना? तो यहाँ पर याद रखिएगा,
जो झस प्रत्याहार होता है वो क्या दिखाता है कि प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आएगा। क्रम यही रहेगा, झ भंग घड़ धस, झ भंग घड़ धस। ठीक है ना। अब आता है 10वां सूत्र, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब आ रहा है 10वां सूत्र। तो जो 10वां सूत्र होता है वह क्या कहता है, ज ब ग ड़ द। 10वां सूत्र क्या है, सभी लोग मिला के बोलिएगा, जब गड़ दस। 10वां सूत्र क्या है, जब गड़ दस। 10वां सूत्र क्या है, जब गड़ दस। 10वां सूत्र जब गड़ दस। 10वां सूत्र जब गड़ दस। ठीक है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि इसमें क्या है तो आप देख सकते हैं, चा छा जा, चा का तीसरा वर्ण, पा फा बा, पा का तीसरा वर्ण, का खा गा, का का तीसरा वर्ण, टा ठा डा। फिर इसके बाद आप देख सकते हो ता था दा, है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब आप सभी लोग ये तो जान गए होंगे कि ये जो तीसरा वर्ण है इसकी शुरुआत कहां से हुई, जात से, और कहां तक गया, सा तक गया। कहां तक गया, सा तक गया। तो कौन सा प्रत्याहार, फटाफट छाप दीजिएगा, कौन सा प्रत्याहार होगा, जल्दी जल्दी छाप दीजिएगा सभी लोग। तो बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं कि मैडम जी यहाँ पर हो जाएगा जस प्रत्याहार। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार। जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना जसत्व संधि, जसत्व संधि, तो जस सत्व संधि में जस ही आता है, यानी जस का मतलब होता है तीसरा वर्ण। ठीक है ना। तो ये जो है आपको माइसर सूत्र सभी में काम आने वाले हैं। आप जब भी संज्ञा पढ़ोगे, संज्ञा में भी ये काम आएगा। अगर हम बात करें आप जब संधि पढ़ोगे, संधि में भी काम आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब गण 10 हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तो अगर पूछा जाए प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा सूत्र बताता है, तो 10वां सूत्र। 10वां सूत्र कहता है जब गण 10। 10वां सूत्र कहता है जब गण 10। ठीक है ना। किसी कोई शंका, किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या। देखिए ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही होगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस क्लास को मैंने बहुत ही ध्यान से बनाया है, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम, जो भी आपको यहाँ से समस्या हो, सारी चीजों का समाधान हो जाए। ठीक है। अब आते हैं 11वें सूत्र पर। किस पर आते हैं, 11वें सूत्र पर। 11वां सूत्र क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, खा प छ ठ थ च त त प। यानी ये सूत्र थोड़ा लंबा है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे का खा, का दूसरा वर्ण खा, पा का दूसरा वर्ण फा, चा का दूसरा वर्ण छा, टा का दूसरा वर्ण ठा, ता का दूसरा वर्ण था। ठीक है ना। फिर आप क्या देख रहे होंगे, इसके बाद तुरंत पहला वर्ण आ जाता है, चा, ता, ता, यानी ये क्या है, पहले वर्ण है। तो कभी भी दूसरे वर्ग का प्रत्याहार अलग से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो दूसरे वर्ग का प्रत्याहार है वो पहले वाले प्रत्याहार से मिला रहेगा। जो दूसरे वर्ग का प्रत्याहार है, दूसरे वर्ण का प्रत्याहार है, वो पहले वर्ण से हमेशा मिला रहेगा। अब यहाँ पर 12वां सूत्र क्या कहता है, हाँ ये पूछा जा सकता है कि वर्गों के द्वितीय वर्ण का, वर्गों का जो द्वितीय वर्ण है वो कौन सा सूत्र बताता है। तो 11वां सूत्र हमें किसके बारे में बताता है, वर्गों के द्वितीय वर्ण के बारे में। तो वर्गों का द्वितीय वर्ण क्या है, ख फ छ ठत, ख फ छ ठत, चट तब, चट तब, ख फ छ ठत, ख फ छ ठत, चट तब, चट तब। ठीक है ना। अब 12वां सूत्र क्या आता है, 12वां सूत्र आता है का पाय। ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया। प्रत्येक वर्ग में जो व्यंजन अगर पूछे जाते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि जो वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो 5 वर्ग है तो 5 ही प्रथम वर्ण होंगे।
अगर पूछा जाए कि द्वितीय वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ग 5 है, तो द्वितीय वर्ण भी 5 रहेंगे। तृतीय वर्ग पूछा जाए कि तृतीय वर्ण कितने होंगे, तो तृतीय वर्ण भी वर्गों में 5 ही होंगे। अब देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क प य। अब देखिएगा, चा का पहला वर्ण चा, टा का पहला वर्ण टा, ता का पहला वर्ण ता, फिर का का पहला वर्ण का और पा का पा, यानी देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 11वां और 12वां यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो 11वां और 12वां सूत्र है वो किसके बारे में बताता है, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, क्या बताता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण को बताता है। अब इसका प्रत्याहार कौन सा होगा, तो देखिएगा, खा से शुरू हुआ और या तक गया, ध्यान दीजिएगा, खा से शुरू हुआ यानी यहाँ खा से शुरू हुआ और कहां तक गया, या तक गया। तो द्वितीय वर्ण का कोई अलग से प्रत्याहार नहीं होता है, प्रथम वर्ण का होगा, प्रथम वर्ण का होगा, क्योंकि प्रथम वर्ण कहां से शुरू होता है, यहां से, और समाप्त कहां पे होता है, यहां पर। तो अगर पूछा जाए प्रथम वर्ण को हम क्या कहेंगे, तो प्रथम वर्ण को क्या कहेंगे, च से शुरू हुआ या तक गया तो चय, क्या कहेंगे, चय। और प्रथम और द्वितीय वर्ण एक साथ जब बोले जाएंगे तो क्या कहेंगे, खय, क्या कहेंगे, खय। तो खय में कितने वर्ण होंगे, 10 वर्ण होंगे, गिन लीजिएगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि अंतिम वर्णों को जोड़ा नहीं जाएगा। तो खय में कितने वर्ण हो गए, खय में वर्ण की संख्या हो गई 10। क्लियर। और अगर यहाँ पर पूछा जाए चय में वर्णों की संख्या, चय, चाही तो पहला वर्ण है ना, और यहाँ पर समाप्त हो गई, तो देखिए च ट त क प, यानी अगर चय में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वर्ण कितने होंगे, 5 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, 5 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, 5 वर्ण होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा माहेश्वर सूत्र है जो वर्ग के द्वितीय वर्ण के बारे में बताता है, ऐसा कौन सा सूत्र है, तो सूत्र नंबर जो 11 है वो कहता है ख फ छ ठ त, यानी जो 11वां सूत्र है वो आपके दूसरे वर्ण के बारे में बताएगा। किस वर्ण के बारे में बताएगा, दूसरे वर्ण के बारे में बताएगा। तो आप सब लोग ये बताइए, पहले वर्ण के बारे में कौन से सूत्र बताते हैं, जल्दी से बताइएगा, पहले वर्ण के बारे में कौन से सूत्र बताते हैं, सभी लोग कमेंट करिएगा फटाफट। पहले वाले सूत्र जो हैं, वर्गों का पहला वर्ण है, ये कौन सा सूत्र बताता है, बिल्कुल सही, 11वें और 12वें, क्योंकि चटता ये 11वें नंबर पे आया है और 12वें सूत्र क्या कहता है, कापा, ठीक है ना। तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला क्या कहता है, अब 2 सूत्र बाकी हैं, अभी कितने सूत्र बाकी हैं, 2 सूत्र बाकी हैं आपके अभी भी। अब देखिएगा 13वां सूत्र क्या कहता है, 13वां सूत्र कहता है श ख श र, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, श ख श र, दिखाई दे रहा होगा। तो सख सर ये क्या कहता है, 13वां सूत्र कहता है, और 14वां सूत्र क्या कहता है, 14वां सूत्र कहता है हल, 14वां सूत्र क्या कहता है, हल कहता है, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि अंत में हल है तो इसीलिए हल कह रहा, नहीं, व्यंजन के विषय में जो बताता है वो हा से लेकर और ला तक, हा से लेकर ला तक सभी वर्ण जो आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिएगा श ख श र, इस वर्ण को जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी, इति संज्ञा। ये कैसा वर्ण है, इति संज्ञक वर्ण है। कैसा वर्ण है, इति संज्ञक वर्ण है। ला को जोड़ा नहीं जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि सूत्र के अंतिम वर्णों को नहीं जोड़ा जाता है, सूत्रांत वर्ण को जोड़ा नहीं जाता है क्योंकि उनकी इत संज्ञा होती है। अब यहाँ पर हमारे कौन से वर्ण है, सा, ख, सा, हा। तो मेरे साथियों ये जो है ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे ऊष्म वर्ण। क्या कहलाएंगे, ऊष्म वर्ण कहलाएंगे। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म वर्ण की संख्या होती है 4। कौन कौन से, तो आप कहेंगे शा, खा, शा, हा। कौन से होते हैं, शा, खा, सा, हा। ठीक है ना, शा, खा, सा, हा। और शुरुआत इनकी कहाँ हुई, सा से कहां तक आए, ला तक। इसीलिए ऊष्म वर्ण को शल प्रत्याहार भी कहते हैं। उस वर्ण को क्या कहेंगे, सल भी कहेंगे। उस वर्णों को क्या कहेंगे, सल कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या। तो अभी हमने बात की 14 माहेश्वर सूत्र की, फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो व्यंजन को हल कहा जाता है, व्यंजन को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। व्यंजन में बाद के जो 10 सूत्र हैं, क्योंकि जो प्रारंभ के 10 सूत्र हैं वो हमारे स्वर यानी अच में आते हैं। जो प्रारंभ के 4 सूत्र, प्रारंभ के 4 सूत्र किसके आते हैं, अच के आते हैं। इसीलिए अच को हम, इसीलिए स्वरों को अच भी कहते हैं। ठीक है ना, व्यंजन को हल कहते हैं। शुरुआत कहां से होती है, हा से, समापन कहां होता है, ला तक। इसीलिए हम व्यंजन को हल भी कहते हैं, इसीलिए हम व्यंजन को हल कहते हैं। वाद के जो 10 सूत्र हैं वो व्यंजन के बारे में बताते हैं। व्यंजन के लिए कहा गया है अनवग भवति व्यंजन। क्या कहते हैं, अनवग भवति व्यंजन, यानी जिनको हम स्वर की सहायता से बोलते हो, जिनको हम स्वतंत्र नहीं बोल सकते, जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना, और याद रखिएगा व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो कहता है व्यंजन चा आर्ध। देखिएगा यहाँ पर जो चार्ध है, जब इसको अलग अलग करोगे तो चा प्लस अर्ध, यानी चा मतलब और, अर्ध मतलब आधी, कि व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, आधी मात्रा होती है। अभी जब हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बताएंगे। तो यहाँ पर व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, आधी मात्रा होती है। बात समझ में आ गई। तो अब हम आज बात करने वाले हैं जो बाद के 10 सूत्र बचे हुए हैं, जो बाद के 10 सूत्र हैं, किसमें कौन सा सूत्र क्या बताता है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए, 5वां सूत्र है हयवरट। बोलिए, हयवरट, हयवरट लड़, हयवरट लड़। यानी जो 5वां सूत्र है वो है बरट है, और जो 6वां सूत्र है वो लड़ है। क्या है, लड़। ठीक है ना, तो जो अंतिम वर्ण है वो हट जाते हैं। किस लिए हटते हैं, क्योंकि जो सूत्रांत हैं, जो सूत्र के अंत में वर्ण हैं, जो सूत्रांत वर्ण हैं, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत का मतलब क्या होता है, इत का तो मतलब ही होता है ना समापन, खत्म। तो जो इत संज्ञक वर्ण है, यानी इसमें टा इत संज्ञक वर्ण है, इसमें ड़ा इत संज्ञक वर्ण है, ये तो हट जाएगा। तो अब आपके क्या बचे, हा बचा, या बचा, वा बचा, रा बचा और ला बचा। ठीक है ना, इस हा को व्यंजन की शुरुआत करने की वजह से यहां पर डाला गया है। व्यंजन की शुरुआत हा से हुई, इसीलिए इसको यहां पर रखा गया कि भाई ये जो हा है ये हमारा व्यंजन को बताएगा कि यहाँ से व्यंजन की शुरुआत हुई है। व्यंजन आएंगे तो उनको फूल माला पहनाएगा। इसीलिए जैसे जब कोई शादी बारात होती है ना, तो देखिएगा दरवाजे पर कुछ लोग रहते हैं, आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, फूल माला वगैरह चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इस हा को यहाँ पर रखा गया है। इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप इतना समझिएगा। अब देखिए हा या व र ल और लड़, तो हा की कहानी खत्म हो गई और इनकी कहानी खत्म हो गई। तो बचे क्या, या व रा और ला। ठीक है ना,
तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि अंतस्थ को, इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4, ठीक है ना। और इनको क्या बोलते हैं, तो अंतस्थ को यड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यड़ भी बोला जाता है, ठीक है ना। अलग से पढ़ाएंगे तो उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो इनको अंतस्थ को क्या बोलते हैं, अंतस्थ को यड़ बोला जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद तो पांचवा और छठा किसके बारे में बताता है, पांचवा और छठा सूत्र अंतस्थ के बारे में बताता है, ठीक है ना। अब आ जाओ सातवां सूत्र, कहता है यमंगणम। तो अंतिम सूत्र क्या होगा, हट जाएगा। अंतिम सूत्र, सॉरी, अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण हट जाएगा। सूत्र का अंतिम वर्ण हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि उसकी इति संज्ञा होगी, क्योंकि उसकी इति संज्ञा हो जाएगी। तो अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, वा से, और गया कहां तक, मां तक। कहां तक, मां तक। तो इसको क्या बोलते हैं, वम बोलते हैं। और वम क्या बताता है, पंचम वर्ण बताता है। क्या बताएगा, पंचम वर्ण के बारे में बताता है, ठीक है ना। सातवां सूत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचम वर्ण के विषय में कौन सा माहेश्वर सूत्र बताता है, तो आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, सातवां सूत्र पंचम वर्ण के विषय में बताता है, जिसको क्या कहते हैं, वमंगणनम। हम यमंगणनम बोलते हैं, आप भी यमंगणनम बोल सकते हैं, लेकिन जो वर्णों का क्रम है वो यही रहेगा, आगे पीछे नहीं करिएगा, आगे पीछे मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, सातवां सूत्र तक हो गया था ना। अब आता है आठवां सूत्र। आठवां सूत्र क्या कहता है, झ भंग, ठीक है ना, और घड़ दस। यानी आठवां और नौवां सूत्र किसके विषय में बताते हैं, तो ये बताते हैं प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। क्या बताते हैं, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। शुरुआत कहां से हुई, झा से, समापन कहां हुआ, खा से। तो इनको झस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झस बोलते हैं। और ये अंतिम वर्ण है, इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से सूत्र चौथे वर्ण के विषय में बताते हैं, तो आठवां और नौवां सूत्र जो है वो चौथे वर्ण के बारे में बताता है, चौथे वर्ण के बारे में बताता है। अब आ जाइए, जब गढ़ दस, क्या कहता है, जब गढ़ दस कौन सा सूत्र है, 10वां सूत्र है। और जब गढ़ दस क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। इनकी संख्या कितनी होगी, तो 5 ही होगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक वर्णों की संख्या समान होती है। पहला वर्ग, पहला वर्ण 5 होगा, दूसरा भी 5 होगा, तीसरा 5 होगा, चौथा 5 होगा, पांचवा भी 5 होगा, क्योंकि वर्ग ही 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, जस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जस बोलेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, खफ छठत चट तब का पय, यानी जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है, यहां से यहां तक आपके दूसरे वर्ण है। देखिएगा, यहां से यहां तक आपके दूसरे वर्ण है, खफ छठत। लेकिन सूत्र अभी बाकी है, तो बाकी हम क्या देख रहे हैं, बाकी हमारे पहले वर्ण है, बाकी हमारे पहले वर्ण है। इसीलिए द्वितीय वर्ण का अलग से कोई प्रत्याहार नहीं होता है, द्वितीय वर्ण का अलग से कोई प्रत्याहार नहीं होता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि वर्गों के द्वितीय वर्ण को कौन सा सूत्र बताता है, तो आप क्या कहोगे, 11वां सूत्र बताता है, ठीक है ना। अब है का पय, यानी दूसरा और पहला मिला हुआ है, दूसरा और पहला मिला हुआ है, ठीक है ना। तो जब दूसरा और पहला मिला हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, ख कहते हैं। खा से शुरू हुआ, यहां से देखिएगा, यहां से शुरू हुआ, कहां तक गया, या तक, तो हम क्या बोलते हैं, ख बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ख बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें टोटल वर्ण कितने होंगे, 10। गिन लीजिएगा, अभी गिनाए थे ना, तो टोटल संख्या कितनी थी, 10। अब प्रथम वर्ण जो होगा उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अलग पड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गों का प्रथम वर्ण कौन सा सूत्र में बताया गया है, वर्गों के प्रथम वर्ण को कौन से सूत्र में बताया गया है, तो 11वां और 12वां सूत्र पहले वर्ण के बारे में बताता है।
कहाँ से शुरू हुआ चा तक और कहाँ तक गया या तक? तो प्रथम वर्ण को चय भी कहते हैं। चाय नहीं पीने लगना, ठीक है, कि मैडम ने चाय कह दिया, हमको चाय की याद आ गई, हमको चाय पीना है। तो वर्गों के प्रथम वर्ण के विषय में कौन बताता है? चय बताता है। क्या बताता है? चय बताता है। इसमें कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण होंगे। कितने वर्ण? 5 वर्ण। अब आ जाइए 13वां और 14वां सूत्र क्या कहता है? तो ये हमारे शख, शर, क्या कहता है? शख, शर और हल। शख, सर और हल। यानी शुरुआत कहाँ से हुआ? सा तक और गया कहाँ तक? ला तक। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल बोलते हैं। और इसमें क्या कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? तो श, ख, श, ह। श, ख, श, ह। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? तो आपको जो व्यंजन है, व्यंजन माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ग, या हम कह सकते हैं कौन सा सूत्र किस वर्ण को बताता है? कौन सा, और उनको उनका उपनाम क्या है? जैसे सल किसे कहेंगे, यण किसे कहेंगे, चय किसे कहेंगे, खय किसे कहेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और पूछ दिए जाते हैं जो इनसे परे होते हैं, इनसे हट के होते हैं। कौन से होते हैं? चलिए मैं बात करती हूँ। आपको अच्छे से दिखे, इसकी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पर आप कैसे क्या सीखेंगे वो हमको देखिएगा। जैसे अब आपको ये तो पता हो गया कि ये जो 4 सूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 सूत्र हैं, आई, उड, री, लग, ए, औंग, ए, औच, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा, ये किसके विषय में बताते हैं? स्वर के विषय में। और शेष जो है वो आपको किसके विषय में बताएंगे? व्यंजन के विषय में, ठीक है ना? इसमें ये दो जो प्रारंभ के हैं, ये आपको हस्व स्वर के विषय में बताएंगे, और ये जो वाद के हैं, ये आपके को दीर्घ स्वर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है? थोड़ा मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ, यहाँ पर आपका होगा, दिख रहा है ना? ला है, ला, ठीक है ना? अब देखिएगा यहाँ पर जब हम गिनते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं टोटल वर्णों की, तो स्वर की संख्या कितनी आती है? जरा एक बार काउंट करके बताइए सभी लोग। स्वर की संख्या कितनी आती है? तो देखिएगा 1 2 3, क्योंकि इसको नहीं जोड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? तो स्वर हमेशा कितने होंगे? 9, यानी अच हमेशा कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। अगर आपसे संस्कृत में क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में अच कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो गलती से भी 13 नहीं करिएगा, 9 करिएगा, ठीक है ना? मैं बताऊंगी कि 13 आपको कहाँ करना है, अभी 13 या 11 कहाँ करना है। अभी आप ये याद रखिएगा, क्या कहिएगा? 9 होते हैं, ठीक है ना? अब देखिएगा, अब इसके बाद हम कहाँ से बात करते हैं? है, वरट, लड, यमंग, गणनाम, झबंग। इसमें भी अंतिम सूत्र वर्ण को हम काटे दे रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग करवाना है ना। क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है? क्या आपसे गलती होती है वो बताते हैं। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। यानी अगर आपसे पूछे जाए व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कितने कहिएगा? 33। अभी आप कहोगे मैडम जब काउंटिंग किया तो कितना आया था? 34 आया था। काउंटिंग करा था ना, 34 आया था, फिर से काउंट कर लीजिएगा, फिर से काउंट कर लीजिएगा, 34 आएगा। तो अब आप ये कहोगे कि मैडम आपने व्यंजन में, यानी जो आपने बताया हल, तो आपने कितने कर दिए? 33 कर दिए। तो एक ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको गिना नहीं जाता? तो देखिएगा, हा को 2 बार रखा गया, एक बार यहाँ पर रखा गया और एक बार यहाँ पर रखा गया।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और अक्सर आप गलत कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में या माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है, तो याद रखिएगा कौन सा वर्ण 2 बार आया है, कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, हा 2 बार आया है, हा 2 बार आया। और देखिएगा ये अंत में नहीं आया है, ये भी शुरुआत में आया है और ये भी शुरुआत में आया है ना। तो जो हा है वो आदि वर्ण है, जो पहले आया है ना तो वो आदि वर्ण है, यानी ऐसा कौन सा वर्ण जो 2 बार आया है, तो वह हा है, जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। इसीलिए हम इसको कितनी बार गिनेंगे, एक ही बार गिनते हैं, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है, जरा गौर से देखिएगा, ऐसा कौन सा वर्ण है जो सूत्रांत में 2 बार आया है, सूत्रांत, ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, जल्दी से बताइएगा। ऐसा कौन सा सूत्रांत वर्ण है, सूत्रांत समझते हो ना, सूत्र के अंत में। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा सूत्रांत वर्ण है, यानी सूत्रांत वर्ण को हम क्या कहेंगे, इत संज्ञक वर्ण भी कहेंगे, क्या कहेंगे, इत संज्ञक वर्ण भी कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट। बिल्कुल सही। कुछ लोग कहते हैं, देखिएगा अगर हम इसको बिगाड़ दें, इसको बिगाड़ देते हैं ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा सूत्र जो है, जो सूत्रांत वर्ण है जो 2 बार आया है। लिखने वाले लिख लिए होंगे ये समझने के लिए, क्योंकि तब से लगातार तो हम ये लिखा ही रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला अड़ा, ये वाला अड़ा, और यहाँ पर देखिए ये वाला अड़ा, देख रहे हैं ना, तो ये सूत्र के अंत में है। तो अगर आपसे पूछा जाए सूत्रांत या इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण जो 2 बार आया है, जो 2 बार आया है, तो वह कौन सा है, ड़ा है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा वर्ण 2 बार आया है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वर्ण 2 बार आया, तो वहां पर आपका आंसर जाएगा हा, क्या जाएगा, हा। तब आप ड़ा नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब ड़ा पूछा जाएगा तो आपसे सूत्रांत पूछा जाएगा, आपसे इत संज्ञक पूछा जाएगा, तब आप ड़ा लगाइए। लेकिन अगर पूछा जाए माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो वो हा वर्ण 2 बार आया है, और ये मेरे साथियों कैसा वर्ण है, आदि वर्ण है, आदि वर्ण है, ठीक है ना। किसी कोई समस्या यहां तक। तो अभी आपने क्या सीखा कि जो अच थे, अच यानी स्वर की संख्या कितनी है, 9 है, हल की संख्या कितनी है, 33 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, 9 3 12 की 2 हाथ से लगाए, यानी कुल संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र में कुल वर्णों की संख्या 42 है, माहेश्वर सूत्र में कुल वर्णों की संख्या 42 है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए इत कितना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो इत संज्ञक वर्ण है वो कितने हैं, तो याद रखिएगा सूत्र कितने हैं, 14, सूत्र कितने हैं, 14, 14 सूत्र हैं, और प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण होता है, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण होगा। तो मेरे साथियों इत संज्ञक वर्ण की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अच कितना है, 9 है, हल कितना है, 33 है, कुल संख्या कितनी है, 42, ठीक है ना। अब यानी कुल संख्या 42 है, शुरुआत कहां से होता है, आ से होता है, शुरुआत कहां से होता है, आ से होता है, और समाप्त कहां से होता है, ला पे होता है। तो यानी
जो अल है, अल अल हमारा किसको बताता है? वर्णमाला को। अल किसको बताता है? वर्णमाला को, यानी अच प्लस हल। किसको बताएगा? अच प्लस हल को बताता है। अच प्लस हल को बताता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मुझे तो नहीं लगता होगा कि अब भी आपको माहेश्वर सूत्र से कोई समस्या होगी। कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपका माहेश्वर सूत्र का छूटेगा, अब तो नहीं छूट पाएगा, सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने सारी चीजों को इंक्लूड किया है और सरल से सरल भाषा में इसको बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।